वेलकम टू नीट विद MBBS एडिशन। हम पढ़ रहे हैं NCERT का चैप्टर नंबर 18 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। तो हमने लास्ट क्लास में ना डिस्कस कर लिए थे पहले 2 पेज। ठीक है, आज हमें करना है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो इसके अंदर किडनी तो आएगी आएगी। आज की क्लास में मैं पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक प्रॉपर किडनी के पार्ट्स, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, इनका क्या फंक्शन होता है, कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये इसमें नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा MBBS का वो करके पढ़ाऊंगी। उसके बाद आता है आपका ये वाला स्ट्रक्चर, किडनी का क्रॉस सेक्शन करेंगे तो किडनी के अंदर क्या निकलता है। ठीक है, दिस पार्ट किडनी के बाद दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चन आता है इसके अंदर से। ये आपका नेफ्रॉन का पार्ट, इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। तो मैं ये सब कुछ आपको आज करा दूंगी। एंड इसके बाद आएगा आपका मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ये नहीं करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि मैंने अगर ये वाला भी करा दिया ना तो थोड़ा सा ही रह जाएगा बस। और इतनी बड़ी क्लास नहीं रखनी, 20 मिनट की रखते हैं, 20 मिनट पढ़ लो तुम, मोर देन इनफ है ये। ठीक है, और डिसऑर्डर्स बहुत नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज भाई फर्स्ट ईयर में मैंने जो जो डिसऑर्डर्स पढ़े हैं ना एक्सक्रीटरी सिस्टम के, दैट आर सो इनसेन। नेक्स्ट क्लास में डिसऑर्डर्स में तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैमल्स के पास प्राइमरी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपका प्राइमरी ऑर्गन आता है, दैट इज़ योर किडनी। ठीक है, तो आज किडनी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ना जस्ट टेक अ लुक ऑफ दिस डायग्राम, इसको ऐसे लगा दूँ मैं। एक काम करते हैं, इसके पीछे ना मैं बॉटल लगा देती हूँ तो थोड़ा सा ना इसको पढ़ाने में आसानी होगी मेरे को। थोड़ा सा इसको जूम इन वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट रुको यार, एक तो बतानी है लाइट यहाँ आ रही है, बिल्कुल उसके बीच में ही पड़ रही है लाइट भी। सॉरी ओके, लेट्स टेक दिस। एक तो ना यार ये भी बॉटल भी खाली है, इसकी वजह से भी नहीं हिल रही है। ये किडनी का डायग्राम लेते हैं। किडनी में सबसे पहले तो ना 2 ये आ रही है आपकी आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, अब ये कौन सी आर्टरी होती है, कौन सी वेन होती है, ये ना हमें पढ़ाया था। इस बुक में कुछ नहीं लिखा हुआ इसके बारे में, कौन सी आर्टरी होती है, कौन सी वेन होती है। बस एक बार ना इन सब की लेबलिंग दी हुई है, इन सब की लेबलिंग तुम्हें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई गेस ये भी बहुत सारे लोगों को पता होगा। इसमें टेक्स्ट में जो पहले नहीं पता था वो NCERT में देखा होगा, यहाँ पे हीलुम ऑफ द किडनी होता है जहाँ से आपका यूरेटर निकलता है। ये होता है आपका यूरेटर। उसके बाद आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर के बाद आता है यूरेथ्रा के बाद आपका मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन आता है, और वहाँ से आपका जो यूरिन होता है वो बाहर निकलता है। अब आ जाओ आप इस टेक्स्ट पे। सबसे पहले लेट्स कम NCERT खत्म कर लेते हैं। NCERT के साथ साथ जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको शायद पता होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो वो मैं आपको बता दूंगी। सी दीज आर माई नोट्स, दीज आर माई फर्स्ट ईयर नोट्स। ठीक है, तो इसमें से जो जो अच्छा होगा ना आई विल लेट यू नो। ठीक है, सबसे पहले आता है कि भाई आपकी जो किडनी है ना वो दिखती कैसी है। उसके अलावा एक चीज़ और दे रखी है, एक बार नाम सुन लो, मैंने आपको लोकेशन तो बताई दी। यूरेटर होता है, पता है यूरेटर का काम क्या होता है? अगर आप यहाँ पे एक ट्यूब देखोगे ना, किडनी के यहाँ से निकल रही है ये वाली ट्यूब दिख रही है, दिस ट्यूब इज योर यूरेटर। ये किडनी के हीलुम से निकलकर यूरिनरी ब्लैडर में ज्वाइन करती है। ठीक है, तो क्या काम होगा, किडनी से जो भी आपका फिल्ट्रेट है ना वो यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ने का। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, आपका यूरिन को स्टोर करता है। ठीक है, जब आप MBBS करोगे ना तो यू विल गेट टू नो कि ना पेरिनियम प्रेजेंट होती है, लाइक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो आपकी इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, सराउंड करते हैं। ये भी पढ़ेंगे कि जब यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड होता है, लाइक एम्प्टी होता है, और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल फिल्ड होता है तो उसकी ना पेरिटोनियम बदल जाती है, लाइक हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रेजेंट इन योर यूरिनरी ब्लैडर, उससे रिलेटेड। ठीक है, अभी हम आते हैं आपकी किडनी के बारे में। किडनी जो होती है ना वो दिखती ऐसी है। सबसे पहले राजमा शेप्ड की किडनी होती है। अगर आपने राजमा देखा हो तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसे डार्क रेडिश ब्राउन कलर का ऐसा ही दिखता है ना राजमा। ठीक है, उसके ऊपर ना एक सांता क्लॉज की टोपी प्रेजेंट होती है, दैट इज योर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अगर आप अपनी NCERT खोल के बैठे हो तो यू विल सी कि ईच किडनी ऑफ एन अडल्ट
इज प्रेजेंट बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर। पहले तो ना पता होना चाहिए सबको, आई गेस इतना तो सबको पता होना चाहिए कि भाई थोरैसिक वर्टिब्रे कितने होते हैं और लंबर कितने होते हैं। थोरैसिक होते हैं 12, 1 से 12, और लंबर होता है 5। तो ये प्रेजेंट होती है लास्ट थोरैसिक, मतलब T12 टू लंबर 3। गॉट इट। एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन आ गया, इसमें तो लिखा हुआ है भाई लास्ट थोरैसिक से थर्ड लंबर के बीच में प्रेजेंट है, एनसीईआरटी में अगर क्वेश्चन आ गया कि T10 टू L3, तो क्या करोगे, गलत हो जाएगा ना। तो यू शुड नो 12 लंबर वर्टिब्रे आर प्रेजेंट। ठीक है, T12 टू L3 के बीच में प्रेजेंट होती है। और डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यू विल गेट टू नो आपकी एब्डोमिनल कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी होती है। तो ये जो होती है ना आपकी किडनी, वो आपके एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। अब आती है लेंथ ब्रेथ, देख लेते हैं कितनी लंबी होती है कितनी चौड़ी होती है। तो इट्स अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, और उसकी आधी 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ। ऑलवेज रिमेंबर, जितनी लेंथ होती है उससे आधी उसकी ब्रेथ होती है। ठीक है, उसके बाद वजन कितना होता है, 120 to 170 ग्राम उसकी थिकनेस होती है। ठीक है, वेट होता है। फिर आती है आपके दो सर्फेसेस, दो सेंटर्स वगैरह होते हैं। अब एक मेन चीज़ जो अगर आपके पेपर में आ गई तो वो किसी की गलत नहीं होनी चाहिए, दैट इज कि जो आपका एक सरफेस होता है ना, एक इनर कॉन्केव सरफेस पे एक नॉच प्रेजेंट होता है, दैट इज योर हीलुम ऑफ द किडनी। हीलुम ऑफ द किडनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किडनी के अंदर जो चीज़ जाएगी, किडनी से बाहर जो चीज़ आएगी, वो हीलुम से ही कनेक्टेड होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर आप कॉन्केविटी ऑफ द किडनी को देखोगे ना, इसको मैं जूम इन करती हूँ, जस्ट टेक अ लुक। यहाँ पर जस्ट टेक अ लुक, यहाँ से ही सब कुछ बाहर निकल रहा है, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। ये देखो, ये जो आर्टरीज और वेन्स आ रही है ये भी यहीं से घुस रही है, और ये सब कुछ बाहर भी यहीं से निकल रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द किडनी। एक छोटा सा नॉच प्रेजेंट होता है, दैट इज योर हीलुम ऑफ द किडनी। ठीक है, नाम याद रह जाएगा सबको, हीलुम हीलुम हीलुम। वहीं से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलेंगी बाहर, अंदर जाएंगी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट इजंट मेंशन इन योर बुक, दैट इज अ कैविटी इज प्रेजेंट विच इज ऑल्सो नोन एज योर रीनल सीनुस। ठीक है, मैं बस बता रही हूँ, ध्यान रख लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका रीनल पेल्विस प्रेजेंट होती है। रीनल पेल्विस लिखा हुआ है बुक में, और यहाँ पर देखो, मैं ना आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। जस्ट टेक अ लुक ऑफ दिस किडनी, वेलकम, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ये रही आपकी किडनी। किडनी के अंदर ये ना कैलिक्स प्रेजेंट है, कैलिक्स। ठीक है, और ये जो कैलिक्स के बीच में जगह प्रेजेंट होती है ना, ये, इसको छोटा करूँ मैं थोड़ा सा, देखो। सबसे पहले वापस से किडनी देखनी स्टार्ट करता है। किडनी, ये आपकी किडनी हो गई, यहाँ पे एक छोटा सा नॉच हो गया, कौन सा, आपका हीलुम, जिससे आपकी यूरेटर बाहर निकल रही है, आर्टरीज और वेन्स अंदर जा रही है। ठीक है, उसके बाद आती है आपका ये वाला जो स्पेस होता है ना, जहाँ पे आपका हीलुम प्रेजेंट होता है, दैट इज योर रीनल सीनुस। रीनल सीनुस के बाद आता है आपका रीनल, ये क्यों फ्लिकर कर रही है, रीनल पेल्विस। दिस एरिया इज योर रीनल पेल्विस। उसके बाद आपका प्रॉपर रीनल सब्सटेंस आता है, जिसमें आते हैं आपके कॉर्टेक्स हो गए, मेड्यूला हो गई। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज कॉर्टेक्स जो होता है ना, वो पेरीफेरी पे होता है, और मेड्यूला जो होता है वो पास में होता है। गॉट इट। कॉर्टेक्स देखो, ये पेरीफेरी पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, अंदर मेड्यूला प्रेजेंट है। मेड्यूला आगे जाके ना, ये देखो, ये पिरामिड शेप के सेल्स बना रहा है, विच इज ऑल्सो नोन एज पिरामिडल सेल्स और द मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, बस इसमें यही ध्यान रखना है। एक बार वापस से देखते हैं। सबसे पहले तो एक नॉच प्रेजेंट है यहाँ पर, नॉच के बाद नॉच के अंदर सब कुछ घुस रहा है, इस नॉच को कहते हैं हीलुम। उसके बाद रीनल सीनुस, रीनल पेल्विस, ये आपके सारे पिरामिड्स, किसके, मेड्यूलरी पिरामिड्स। और लास्ट में पेरीफेरी में प्रेजेंट होती है आपकी क्या, क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स। अब ये जो दो चीज़ें दे रखी है ना यहाँ पे, दिस इज योर इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, अब मैं आपको, वैसे तो ना हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ाई थी किडनी, जैसे किडनी के ना फिक्सेशन बताए थे कि आपके एब्डोमेन में तो प्रेजेंट होती है, बट व्हाट एग्जैक्टली फिक्सेस दिस किडनी। तो ये जो दो आपकी मोटी मोटी ये ट्यूब्स आ रही है ना, ये है आपकी, एक देखो हीलुम ऑफ द किडनी पे, एक आती है आपकी रीनल वेन। रीनल वेन किडनी को फिक्स करके रखती है इंफीरियर वेना कावा से, और एक आती है आपकी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी आपके हार्ट से फिक्स करके रखती है किडनी को वाया आउटा। ठीक है, समझ में आ गया।
अब आती है आपकी यूरेटर। यूरेटर का मैंने आपको बता दिया कि भाई किडनी से जो भी वेस्ट होगा यूरिनरी ब्लैडर में वो यूरेटर के थ्रू जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर का काम है उस वेस्ट को स्टोर करना और यूरेथ्रा से वो वेस्ट बाहर निकलेगा। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। अगर किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई यूरेटर की लेंथ जो होती है वो मेल और फीमेल में इक्वल होती है या फिर मेल में ज़्यादा फीमेल में कम होती है, तो क्या आंसर दोगे इस चीज़ का? तो कोई अगर आपसे पूछे तो ऑलवेज रिमेंबर जो यूरेटर होता है, यूरेटर जो किडनी से, हीलम ऑफ द किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाएगा, वो मेल में भी एक ही लेंथ का होता है और फीमेल में भी एक ही लेंथ का होता है। बट जो यूरेथ्रा होती है जिसके थ्रू बाहर निकलता है सुसु, उसकी लेंथ अलग होती है। मेल में वो लेंथ ज़्यादा होती है और फीमेल में वो लेंथ बहुत कम होती है। डू यू नो व्हाट्स द रीज़न ऑफ दिस? बिकॉज जो मेल का जेनाइटल ऑर्गन होता है ना, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। दैट्स वाई यूरेथ्रा की लेंथ मेल्स के अंदर ज़्यादा होती है और फीमेल में अंदर वो कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा सा जेनाइटल ऑर्गन होता है, इसलिए फीमेल में वो लेंथ बहुत ही कम होती है। गॉट इट? अब मैंने ना बहुत बाहर का बढ़ा दिया, एक बार ना एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, ठीक है? हम 170 ग्राम में आ गए थे, ठीक है? अब आता है टुवर्ड्स द सेंटर इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी देयर इज अ नॉच प्रेजेंट। मैंने बताया ही है हीलुम इज प्रेजेंट। जिसके पास भी एनसीईआरटी लेके बैठा है ना, प्लीज हाईलाइट एवरीथिंग आई एम टेलिंग, ठीक है? हीलुम ऑफ द किडनी को हाईलाइट करो। हीलुम ऑफ द किडनी से यूरेटर निकलता है और ब्लड वेसल्स और नर्व्स निकलती है, ठीक है? एंटर भी करती है और बाहर भी निकलती है। गॉट इट? इनर टू द हीलुम इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड प्लेस विच इज कॉल्ड एज रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस भी बताया मैंने, उसके अंदर आपके कैलिक्सेस लोकेटेड होते हैं। गॉट इट? फिर आउटर लेयर ऑफ द किडनी हैव अ टफ कैप्सूल। एक चीज़ और बता दूँ, हमने ना 3 चीज़ें पढ़ी थी कि जो किडनी होती है ना उसे 3 लेयर सराउंड करके रखती है। सबसे पहली तो ये बाहर की ना टफ कैप्सूल होती है। जो भी आपका ऑर्गन सॉफ्ट होता है ना, उस सारे ऑर्गन्स को टफ कैप्सूल सराउंड करके रखेगी प्रोटेक्शन के लिए। उसके अंदर होती है एक एडिपोस कैप्सूल। एडिपोस की लेयर प्रेजेंट होती है। एडिपोस आपका ना फैट के लिए यूज़ होता है। और बेटा ऑलवेज रिमेंबर, पता है हमारा क्वेश्चन आया था इसमें जब हमने ये वाला पढ़ा था ना, ये देखो किडनी जो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो पीछे की तरफ ना थोड़ी सी थिक लेयर प्रेजेंट होती है, क्योंकि पीछे जो है ना वो कुशनिंग कम होती है किडनी के अंदर। दैट्स वाई उसे ट्रॉमा और इंजरी से बचाने के लिए पीछे की तरफ ज़्यादा प्रोटेक्शन वगैरह प्रेजेंट होती है। गॉट इट? अब आते हैं हम दूसरी लाइन पे। फिर इनसाइड द किडनी देर आर 2 जोन्स। जोन्स कौन सी बताई मैंने? कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट इन द पेरीफेरी, मेड्यूला इज प्रेजेंट थोड़ा सा कंपैरेटिवली पास में प्रेजेंट होता है मेड्यूला आपका, ठीक है? आउटर इज योर कॉर्टेक्स एंड इनर इज योर मेड्यूला। मेड्यूला जो है वो फर्दर कोनिकल पिरामिड्स में डिवाइडेड होता है, दैट आर नोन एज योर मेड्यूलरी पिरामिड्स, ठीक है? जो प्रोजेक्ट करते हैं आपके कैलिक्स के अंदर। आई गेस दैट इज वेरी इजी। एंड मेड्यूलरी पिरामिड्स as renal column are also known as column of Bertini। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है? अब आते हैं किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स आर योर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है? सब कुछ फिल्टर वगैरह कहाँ पर होता है? आपके नेफ्रॉन के अंदर होता है। कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं? ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी। दोनों में नहीं, अलग अलग में मिला के 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब बहुत ही प्यारी चीज़ आने वाली है, दैट इज योर, ये देखो यहाँ पे हमने नेफ्रॉन वगैरह तक पढ़ लिया। एंड ट्रस्ट मी एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा, हमने इतने डिटेल में नेफ्रॉन पढ़ा था ना। अब आ जाओ आप ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस जो होता है ना वो कैपिलरीज से बनता है। यहाँ पर ना एक एफरेंट आर्टरी होती है। When you will enter MBBS you will get to know कौन सी आर्टरी कहाँ से निकलती है, क्या काम होता है। बस अभी ये जान लो कि एक एफरेंट आर्टरी होती है जो आगे जाके बहुत सारी कैपिलरीज में टूट जाती है और ये कैपिलरीज आपके ग्लोमेरुलस बनाते हैं। इज दैट क्लियर? जो आपकी एफरेंट आर्टरी। अब एक चीज़ और ध्यान रखता है, एफरेंट इज आना, इफरेंट इज एग्जिट करना, ठीक है? नाम ही बता रहा है, आ से आना, आ से एफरेंट, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट। गॉट इट? एफरेंट आर्टरीज बहुत सारी कैपिलरीज को राइज देती है जिससे आपका ग्लोमेरुलस बनता है, ठीक है? अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना उसके नीचे उसको सराउंड करता है आपका क्या? बोमन्स कैप्सूल, ठीक है?
जस्ट टेक अ लुक, ये आपकी बहुत सारी एफरेंट आर्टरीज है, इसको थोड़ा सा और जूम करती हूँ मैं, ये बहुत सारी एफरेंट आर्टरीज है, ये बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर टूट गई, बहुत सारी कैपिलरीज के नीचे सराउंड क्या करा आपका बोमेंस कैप्सूल। अब पता है क्वेश्चन क्या आता है एनसीईआरटी में, वो ये नहीं पूछेगा कि ग्लोमेरुलस किससे बन रहा है, बोमेंस किससे बन रहा है, वो ये पूछेगा कि भाई मार्फीजियन बॉडी क्या होता है। मार्फीजियन बॉडी आपका ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों आर नोन एज योर मार्फीजियन बॉडीज, ठीक है। अब पता है ये मार्फीजियन बॉडी वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके जब आप यूरिन फॉर्मेशन पढ़ोगे ना, यू विल रियलाइज कि भाई यूरिन फॉर्मेशन दो तरीके का होता है, वन इज प्राइमरी अनदर इज सेकेंडरी। तो वो कहाँ पर होता है, मार्फीजियन बॉडी ठीक है ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल से बन गई, बट आगे कि प्राइमरी यूरिन फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, या सेकेंडरी यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी में झांक लेते हैं हम क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ग्लोमेरुलस तक हमने पढ़ लिया था। ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। मैंने बताया एफरेंट आर्टेरियोल आएगा, ब्रांचेस में टूटेगा और फिर आपको क्या बना देगा, ग्लोमेरुलस बना देगा, ठीक है। फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज, द ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे टू द एफरेंट आर्टरी। अब मैं एक बार डायग्राम से आपको बना के दिखाऊँ एग्जैक्टली होता क्या है यहाँ पे। जस्ट टेक अ लुक, मैंने थोड़ी सी जगह खाली करी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एफरेंट आर्टरी आई, ठीक है, ये बहुत सारी कैपिलरीज में टूट गई और ये ऐसे 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 गुच्छा बना के एक ग्लोमेरुलस बन गई। यहाँ से खून आएगा एफरेंट आर्टरी से, ग्लोमेरुलस में फिल्टर होगा और जाएगा किससे, आपकी एफरेंट आर्टरी से आएगा। अब मैं बताती हूँ, अगर आप एमबीबीएस में होते तो आपसे क्या सवाल होता कि भाई मेरे को डायमीटर बता किसका ज़्यादा होगा, एफरेंट का ज़्यादा होगा या ईफ्रेंट का ज़्यादा होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर एफरेंट का ईफ्रेंट से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ना आपको अच्छा खून पहुंचाने के लिए ज़्यादा फ्लो चाहिए। नहीं पता है, मैंने गलत बोल दिया, गंदा खून, पता है अच्छा खून जो होता है ना उसके लिए फोर्स नहीं लगती, बट गंदा खून पहुंचाने के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा फोर्स लगती है। अगर आप ट्यूब को पतला रखोगे तो उसमें से जल्दी खून पास होगा कंपैरेटिवली अगर ट्यूब बड़ी होगी तो। ऑलवेज रिमेंबर दिस। पता नहीं, मैंने वैसे तो किसी रील में देखा था, वो मुझे याद है, एंड मैं वही लॉजिक लगा कर आई थी उस एग्ज़ाम में, एंड एक्सीडेंटली वो लॉजिक सही हुआ। अब हमने ग्लोमेरुलस देख लिया, बोमेंस कैप्सूल देख लिया। बोमेंस कैप्सूल के नीचे आपका पीसीटी प्रेजेंट होता है। पीसीटी इज योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक वाइवा में ना ये भी पूछा था कि मेरे को ना पार्ट्स बताओ सारे ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, तो थर्ड पार्ट मैंने बोला था पीसीटी, बट टीचर ने बोला बेटा मेरे को नहीं पता व्हाट इज़ पीसीटी, लाइक शी सेड इन इंग्लिश, दे डोंट नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज पीसीटी, बताओ मेरे को व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीसीटी। तो ऑलवेज रिमेंबर पीसीटी इज ऑल्सो नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद आता है आपका हेयर लाइक पिन होता है आपका लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे डायग्राम में देखो ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज होगा। एफरेंट आर्टरियोल आई, ग्लोमेरुलस बनाया, ग्लोमेरुलस के नीचे बोमेंस कैप्सूल है। बोमेंस कैप्सूल के बाद ये देखो यहाँ पे बिल्कुल बोमेंस कैप्सूल से पीसीटी बन रहा है तुम्हारा, और ये एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हेनले। पहले ये नीचे जाएगा तो पहले आएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर आएगा आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और फिर लास्ट में पीसीटी जैसे डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इज दैट वेरी इजी? अब पता है मैं ना एक चीज़ और बता रही हूँ यहाँ पे, जस्ट मेमोराइज दिस थिंग। देखो ये जो भी पार्ट है ना पीसीटी और डीसीटी तक, एक लाइन बना रही हूँ मैं यहाँ पे, अपनी बुक में भी ये लाइन बना लो, ऐसे करके एक लाइन बना लो। पीसीटी के जस्ट नीचे ऊपर जो भी पार्ट प्रेजेंट है वो कॉर्टेक्स का पार्ट है और नीचे वाला मेड्यूला का पार्ट है। ऊपर जो भी आ गया वो कॉर्टेक्स का हुआ, नीचे जो भी है वो मेड्यूला का हुआ, ठीक है। आगे जो मैं बताऊंगी ना उसमें काम आएगा ये, ठीक है। तो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आपका लूप ऑफ हेनले हो गया। उसके बाद इसके दो पार्ट्स है, फर्स्ट आपका डिसेंडिंग, सेकेंड आपका असेंडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डीसीटी। डीसीटी के अंदर बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स होती है, ठीक है, जो आपकी ओपन करती है स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में, और उसके बाद जो आपका वो पास होता है ना वो आता है आपका रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के अंदर आपके पिरामिड्स प्रेजेंट थे, पिरामिड्स के बाद आपके कैलेक्स और लेसर कैलेक्स में वो खुल जाता है। गॉट इट? अब आता है मार्फीजियन कैप्सूल।
PCT एंड DCT आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। ये मैंने जो ऊपर की वो बताई थी, कॉर्टेक्स वाला हो गया आपका कॉर्टिकल रीजन। तो क्या क्या कॉर्टिकल रीजन में होगा, यहाँ पे डायग्राम में देख के मेरे को बताओ। ग्लोमेरुलस कॉर्टिकल रीजन में हुआ, बोमेंस कैप्सूल कॉर्टिकल रीजन में हुआ, PCT कॉर्टिकल रीजन में, DCT। ऑलमोस्ट सब कुछ आपका नेफ्रॉन का कॉर्टिकल रीजन में होता है एक्सेप्ट दिस लूप ऑफ हेनले वाला स्ट्रक्चर। लूप ऑफ हेनले वाला जो होता है वो मेड्यूला वाले रीजन में होता है। उस पैराग्राफ में क्लियरली लिखा हुआ है और क्वेश्चन भी आ सकता है इससे। गॉट दैट? इन सम नेफ्रॉन, अब पता है एक चीज़ और है कि कुछ कुछ नेफ्रॉन में ना लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होता है, ठीक है, और कुछ कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है। इन मेजॉरिटी वाले में लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। सो शॉर्ट सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जिनके अंदर लंबा होता है दोज आर नोन एज जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कैसे याद रखोगे? एक बार वापस से इस डायग्राम को देखो। ये जो लूप ऑफ हेनले है ना आपका, ये वाला कहाँ पे प्रेजेंट है? मेड्यूला में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ये लंबा हुआ तो ये जक्स्टा मेडुलरी कहलाएगा। अगर ये बहुत छोटा सा हुआ तो हो सकता है कॉर्टिकल रीजन में आ जाए, इसलिए ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएगा। गॉट इट? अब आ जाते हैं हम लास्ट वाले पे। इफरेंट आर्टरियोल आता है। इफरेंट आर्टरियोल आपका ग्लोमेरुलस से इमर्ज करता है और बाहर लेके चला जाता है इन सब चीज़ों को। उसके बाद ना एक और चीज़ है, दैट इज़ अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क्स रन पैरेलली टू द हेनलेज लूप। हेनलेज लूप के पैरेलली भी एक टिब्यूल चल रही होती है, दैट इज़ योर वासा रेक्टा। वासा रेक्टा का काम क्या होता है वो आगे जाके पढ़ेंगे। बस आप अभी ये याद रखो कि जो लूप ऑफ हेनले होता है ना, उसके साइड में एक यू शेप्ड की टिब्यूल चल रही होती है, दिस इज नोन एज योर व्हाट? वासा रेक्टा। गॉट इट? अब आता है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन भी आपका दो तरीके का होता है। मैंने बताया ही था कि भाई तुमने मार्फिजन वो तो पढ़ लिया, पर तुम ये कैसे याद रखोगे कि कौन सा किस में होता है, प्राइमरी किस में होता है और सेकेंडरी किस में होता है। जस्ट टेक अ 2 minutes ब्रेक, फिर यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के बाद हमें फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स भी करना था। एक काम करते हैं, फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स चलो कर ही लेते हैं, फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स, ठीक है। उसके बाद यूरिन, पर लेट्स डू वन थिंग। इसके बाद ना अभी हमने सारे टिब्यूल्स के बारे में पढ़ लिया, PCT DCT वगैरह के बारे में। तो एक काम करते हैं, पहले इनके ना फंक्शंस पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। 5 मिनट में बता दूंगी मैं इसके फंक्शन। मेरे को बस पानी पीने दो, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ क्योंकि सबसे पहले तो सबको पता है कौन सी ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो होती है आपकी PCT। PCT कहाँ पर होती है? कॉर्टिकल रीजन में होती है PCT, ठीक है। अब ना ये किससे लाइंड होती है? यहाँ पर जस्ट मार्क दिस इन योर NCERT दैट इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। अगर आपने एपिथेलियम वाला चैप्टर पढ़ा है तो यू शुड नो दैट ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जहाँ पर भी आ गया उसका काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाने का। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगी, इसलिए PCT के अंदर ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। व्हाट इट? फिर इसके देखो, किडनी इज़ वेरी सिंपल, मेरे को ज़्यादा काम नहीं करना। पहले पार्ट से जितना काम करा सकते हो तुम कराओ। तो फर्स्ट पार्ट PCT है, तू जितना काम करा सकता है उससे करा। PCT ऑलमोस्ट 70 to 80% इलेक्ट्रोड वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो बाकी के नेफ्रॉन के पार्ट्स को काम ही नहीं करना पड़ता ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड हेयर, ठीक है। और उसके अलावा कैसे अगर ये सब कुछ रीअब्जॉर्ब करा रहा है तो उसको अपने आप को भी मेंटेन करना होगा, अपनी ऑस्मोरेगुलरिटी को भी मेंटेन करनी होगी। तो इसके साथ साथ ये pH बैलेंस और ऑस्मोरेगुलरिटी को भी रेगुलेट करके रखता है, ठीक है। फिर आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इज लाइक वेरी, अगर वो यार एक बात बता, लूप ऑफ हेनले के अंदर बहुत एटीट्यूड है। जब वो कॉर्टिकल रीजन में नहीं है, वो सिर्फ एक टिब्यूल है जो मेड्यूलरी रीजन में प्रेजेंट है, तो वो बिल्कुल ही रीअब्जॉर्प्शन नहीं कराएगा। मेरे अंदर इतना एटीट्यूड है, मैं बिल्कुल रीअब्जॉर्प्शन नहीं करा रहा। तो लूप ऑफ हेनले जो होता है ना वो बिल्कुल मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है।
एक काम तो तेरे को करना पड़ेगा ना, ठीक है तू रीअब्जॉर्प्शन नहीं करा रहा तो ऑस्मो रेगुलेशन करा ले। इसने कहा कि भाई तू एक काम कर ऑस्मो रेगुलेशन करा ले, तो उसने कहा ठीक है मैं ऑस्मो रेगुलेशन करा लेता हूँ। अब आती है आपकी एक और चीज़, और क्वेश्चन आता है यहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है कि मेरे को ये बताओ कि लूप ऑफ हेनले में ना दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, वन इज़ योर असेंडिंग लिम्ब, दूसरी होती है डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। तो कौन सी परमिएबल होगी वाटर से, कौन सी परमिएबल होगी इलेक्ट्रोलाइट से? ओ सॉरी, सो कीप दैट वेरी क्लियर इन योर हेड। एक बार बताऊंगी, ए आई से याद करेंगे हम, ठीक है। असेंडिंग लिखो एक जगह डिसेंडिंग लिखो। ए आई में क्या होता है, ए और आई, ठीक है। तो ए आई को हम ए और ई कर देते हैं, तब भी ये ए आई ही पढ़ा जाएगा। तो असेंडिंग वाली जो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट से परमिएबल होती है, और डिसेंडिंग वाली जो होती है वो वाटर से परमिएबल होती है। तुम एक ही चीज़ से परमिएबल हो सकते हो, या तो तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट्स को अंदर ले लो अपने, या तुम वाटर को ले लो अंदर। तो असेंडिंग कहता है ठीक है मैं ए आई बन जाऊँगा, मैं इलेक्ट्रोलाइट्स को परमिएबल कर लेता हूँ, तो ये वाटर को नहीं करेगा, तो उसमें डिसेंडिंग में जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा। आई गेस दिस ट्रिक विल वर्क एटलीस्ट दिस टाइम। पूरे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि ऑस्मो रेगुलरिटी मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन असेंडिंग वाला इलेक्ट्रोलाइट से परमिएबल होता है। गॉट इट। अब आता है आपका DCT विच इज ऑल्सो नोन एज डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल तो बिल्कुल ही लास्ट पार्ट है, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, सिर्फ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। कंडीशनल क्यों लिखा है, यू विल गेट टू नो इन फर्दर पार्ट कि यहाँ पे कंडीशनल क्यों लिखा हुआ है आपने, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और होती है, दैट इज सोडियम और पोटेशियम का भी ना लेवल बैलेंस करना है आपको अपनी बॉडी में। मैं बताती हूँ क्यों करना है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ जो मेरे साथ ही हुआ था। लास्ट बहुत दिनों से ना मेरी ये वाली जो आई है ना ये फ्लिकर कर रही थी और ट्विकल कर रही थी, आई डोंट नो, ट्विचिंग फ्लिकरिंग जो भी कहते हैं, मतलब फड़फड़ा रही थी हिंदी में, ठीक है। तो मेरे को ना पोटेशियम की कमी की वजह से आपकी जो आई होती है ना वो फ्लिकर करती है। तो दिस पार्ट DCT जो होता है ना आपका, वो पोटेशियम और सोडियम के बैलेंस को ब्लड में मेंटेन करके रखता है। अगर इसमें से इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, फर्स्ट कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा, एंड सेकेंड इज सोडियम एंड पोटेशियम का जो बैलेंस है ना आपके ब्लड में उसको मेंटेन करने का काम करेगा आपका DCT। गॉट दैट। अब आता है आपका लास्ट वाला, दैट इज योर कलेक्टिंग डक्ट। DCT के बाद आपका जो भी वो होता है वो जाता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। इट इज़ लॉन्ग डक्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। यहाँ पे जस्ट टेक अ लुक, हमने वाला जो डायग्राम बनाया था इसमें हमने यहाँ पे लाइन बनाई हुई थी ना, यहाँ पे लाइन बनाई हुई थी, तो ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, तो PCT DCT कलेक्टिंग डक्ट सब आपके कॉर्टिकल रीजन में होता है, बस एक आपका लूप ऑफ हेनले वाला एटीट्यूड पर्सन को छोड़ के, ठीक है। पहली लाइन तो हो गई, कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी रीएब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। इफ यू हैव नोटिस्ड, दो तरीके का यूरिन होता है, कलर, इफ़ यू सी कलर दो तरीके के होते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा पानी पीते हो तो वाइट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, एंड अगर बहुत ही कम पानी पीता है तो एकदम येलोइश कलर का यूरिन निकलता है, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी के अंदर पानी कम होता है ना, तो बॉडी को तो पानी चाहिए, तो वो बहुत ही कम यूरिन निकालती है, एंड जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है ना, जितना कम पानी पियोगे उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, एंड उतना ही येलोइश कलर होगा यूरिन का। एक बार एक ग्लास मतलब बहुत सारा पानी पीकर यूरिनेट करके देखना, और एक दिन बहुत ही कम पानी पी के करना, तो यू विल गेट टू नो व्हाट्स द डिफरेंस, ठीक है। अब कॉर्टिकल डक्ट को पता चल जाता है कि भाई हमारी बॉडी के पास जो है ना वो पानी की कमी हो रही है, तो आपका जो वेस्ट होता है ना उसमें से और ज़्यादा वाटर को खींच लेती है और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना देती है, ठीक है। जब वो ये सब कुछ कर रही है तो वो सोचेगी कि यार जब मैं इतना कर रही हूँ तो मैं ऑस्मो रेगुलरिटी और पीएच को भी मेंटेन कर लेती हूँ, ठीक है। और पीएच और ऑस्मो रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या करती है, अब इतना सारा काम करा दे तो कुछ सिक्रीट भी करने दो, तो ये कहती है ठीक है H और K प्लस आयंस को तुम सिक्रीट आउट कर लो। दिस वॉज ऑल अबाउट योर टिब्यूल्स। मैंने सारे टिब्यूल्स बता दिए। अब एक बार हमने इतना ज़्यादा यूरिन कर लिया, तो लेट्स स्टडी यूरिन फॉर्मेशन।
यूरिन फॉर्मेशन ना दो तरीके का होता है, वन इज योर प्राइमरी यूरिन फॉर्मेशन एंड अनदर इज योर सेकेंडरी यूरिन फॉर्मेशन। प्राइमरी वाला जो होगा उसमें सब कुछ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जितना तुम फिल्ट्रेट कर सकते हो, जितना तुम बचा सकते हो अपनी बॉडी में, सब कुछ बचा लो। फर्स्ट इज योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आता है ये वाला सवाल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो आता है आपका मल्फिजियन बॉडीज़ के अंदर। मल्फिजियन बॉडीज़ कहाँ होती है, वापस से चलते हैं इस वाले पार्ट में। ये देखो, दिस इज़ योर मार्फिजियन बॉडी। ये एफरेंट आर्टरी आई, यहाँ से कैपिलरीज में टूट गई, कैपिलरीज ने पूरा ग्लोमेरुलस बना लिया, ग्लोमेरुलस को सराउंड किया बोमेंस कैप्सूल ने। ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिला के आपका मार्फिजियन बॉडी बनाते हैं, जो जितना चीज़, जब ये इतनी मेहनत से बनी है तो वो कहती है कि भाई मैं जितना निकाल सकती हूँ ना सब निकाल लूँगी। तो जितना भी आपका सब कुछ ब्लड से फिल्टर करना होता है तो वो यहाँ पर होता है। इतना सब कुछ करना है, मतलब अल्ट्रा रूप से करना पड़ेगा। तो दिस इज नोन एज प्राइमरी यूरिन फॉर्मेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कहाँ पर होता है, आपकी मल्फिजियन बॉडी के अंदर होता है। अब ये ना ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। गॉट इट। चलो एक बार इसको ना एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेसेस नेम एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो आपका फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड इन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में होता है इसलिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। कितना होता है, 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट। कितना, 1100 से 1200। कैसे याद रखोगे भाई, शादी में जाते हो कितने का लिफाफा दे के आते हो, 1100 का। 1100 से 1200 ml किडनी पर मिनट। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, 1/5 ऑफ द ब्लड जो होता है ना वो इज पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पर मिनट। अब ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना, ये फर्दर 3 उसमें लेयर्स के थ्रू आपका ब्लड जो है वो फिल्टर होगा। सबसे पहली जो होती है वो होती है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, फिर होती है एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल और फिर आती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। कैसे याद रखना है, जस्ट रिमेंबर, क्या याद रखोगे इसमें कि भाई सबसे पहले तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है, मर्फिजियन बॉडी में होती है। मर्फिजियन बॉडी में एक आता है आपका ग्लोमेरुलस, दूसरा आता है बोमेंस कैप्सूल। तो ये दोनों ही काम करेंगे। तो क्या होता है कि जो आपका ग्लोमेरुलस है ना, ठीक है, ग्लोमेरुलस की कौन सी, एपिथीलियम थी ना, नहीं एपिथीलियम बोमेंस की थी। ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम और बोमेंस की एपिथीलियम। कैसे याद रखेगा भाई, मार्फिजियन बॉडी के अंदर डायग्राम से देख के याद रखने की कोशिश करो कि जो बोमेंस कैप्सूल है ना ये अंदर प्रेजेंट है और एंडोथीलियम हमेशा अंदर प्रेजेंट होती है। सबसे अंदर वाली लेयर होती है आपकी एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस और एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, और इसके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होगी, दैट इज योर बेसमेंट लेयर। ये 3 लेयर आपकी फिल्ट्रेट करने के काम आती हैं। उसके बाद एक और चीज़ है, द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेंस कैप्सूल आर कॉल्ड एज पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स ऐसे अरेंज होते हैं कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा सको उतनी ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो ये सब काम आपका पोडोसाइट्स का होता है। उसके अलावा जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट इज़ कि जो भी आप फिल्टर कराओगे ना उसमें तुम सब फिल्टर कराओ, दुनिया जहान में जो आपके पास है वो फिल्टर करा लो, एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज़ योर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर नेवर पास्ड हेयर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स पास नहीं हो सकते। दिस वॉज ऑल अबाउट योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब आते हैं आपके GFR। GFR ग्लोमेरुलर इज फेमस हेयर। तो GFR क्या होगा आपका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कितना होता है ये, 125 ml पर मिनट। तो अगर आप 125 ml को पूरे 24 आवर्स में जितने मिनट्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल एंड अप फाइंडिंग 180 लीटर्स पर डे आपका वो फिल्टर होता है। ठीक है, बट अगर हमारे खुद के अंदर सिर्फ 5 लीटर खून है और फिल्टर रेट कितना करा रहा है, 180 लीटर, तो मतलब क्या है कि 99% जितना भी आपका फिल्टर रेट होता है ना वो वापस चला जाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद ना, ठीक है, GFR पढ़ लिया हमने। अब एक क्वेश्चन अराइज करता है कि यार अगर किसी दिन ये GFR बढ़ गया या कम हो गया तो हमारी बॉडी को पता चल जाएगा, है ना, पता चल जाता है। तो कैसे पता चलता है,
there are special cells present which are known as juxtamedullary cells, juxtaglomerular cells, JGA. ये स्पेशल सेल्स होते हैं कि जैसे ही आपका GFR गिर रहा होता है, आपकी बॉडी को वो जाके बता देता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एग्जॉर्ब कर लो और GFR को नॉर्मल करो, ठीक है। तो आपके कलेक्टिंग डक्ट वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, तूने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर ली, बट बहुत कंपेरेटिवली बहुत सारा जो होता है ना वो तब भी चला जाता है वेस्ट में। तो लास्ट में DCT इज़ द एंड पॉइंट, राइट। तो DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वापस से ना अल्ट्रा हो गया था ना, रीएब्जॉर्प्शन कराते हैं कि जितना भी सब कुछ है ना उसे हम रीएब्जॉर्ब करा लें। रीएब्जॉर्ब में वो ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करा लेते हैं, पानी को करा लेते हैं, H+ आयंस वगैरह को रीएब्जॉर्ब करा लेते हैं। एक चीज़ याद रखना है यहाँ पे, ग्लूकोज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर सेल्फ, ठीक है। तो ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कराने के लिए आपको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ेगा, और बाकी के जो भी आयंस है, पानी है, इसको पैसिवली रीएब्जॉर्ब करा सकते हैं क्योंकि बहुत प्रेजेंट होता है हमारे अंदर, ठीक है। बस एक यही चीज़ याद रखनी है। और उसके अलावा मेंटेनेंस वगैरह, बॉडी बैलेंस वगैरह को मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ सिक्रीट आउट कर देते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि भाई जो यूरिया होता है ना वो हमारी किडनी के अंदर थोड़ा सा रह जाता है, उसमें रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लास। 36 मिनट्स की रिकॉर्ड हो गई है। एक तो पता है दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है, तो मुझे 4 घंटे लग रहे हैं एक 20 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके डालने में। लाइक वो ना अभी भी नहीं डली है, मैंने जो लास्ट वाली डाली थी ना वो अभी भी लोडिंग ही हो रही है। तो भाई देखो, मैंने तो पूरा पढ़ा दिया अपनी तरफ से सी। तो अब यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना हम ये वाला पार्ट ख़त्म कर लेंगे। क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लो। अभी तो तुम्हारे पास पूरा 1 साल है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट पढ़ लो, रोज़ पढ़ने की आदत डालो तो ना हो जाएगा, ठीक है। करें एंड वीडियो, बाय बाय।